नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जन समस्याओं को लेके कोई ना कोई मुद्दा उठाते चल रहे हैं, उठाने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं एक पूर्व कांग्रेसी कहेंगे, एक वरिष्ठ पत्रकार कहेंगे, या अब एक जिलाध्यक्ष भी हैं निषाद पार्टी के। उनसे ही उनका परिचय जानते हैं और क्या चल रहा है उनका कार्यक्रम, उसकी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सर आपका नाम? मेरा राकेश कश्यप नाम है और मैं निषाद पार्टी का जिलाध्यक्ष। सर जैसे कहा जा रहा है चलो गांव की ओर, चौपाल की बात की जा रही है, क्या कारण है कि शहर को छोड़ के आदमी गांव की ओर जाने की बात कर रहा है? देखिए, देश की जो 80% आबादी है वो गांव में निवास करती है, 20% लोग शहर में निवास करते हैं। और कहा जाता है कि जैसे किसान ही हमारा अन्नदाता है, और लोकतंत्र में, देश का जो स्वतंत्र लोकतंत्र है, उसमें गांव के अंदर जो नागरिक रहता है, जो मतदाता रहता है, जो किसान रहता है, उसकी बहुत अहम भूमिका। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो भी सरकारें रही, उन्होंने किसानों की तरफ कतई गौर नहीं किया। केवल शहर को कायाकल्प किया, बहुत सुंदर बनाने का प्रयास किया। खैर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है अगर उसको सुंदर बनाया, लेकिन गांव के डेवलपमेंट की जो बात है वो पिछली सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, कहने के लिए वो किसानों की बात करते हैं, लेकिन किसानों के लिए उन्होंने अर्थ नहीं किया। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि शहर को चमन करने की बात कर रहे हैं, शहर को सुंदर बनाने की बात कर रहे हैं। हम और आप दोनों ही एटा में रहते हैं, क्या आप बता सकते हैं एटा शहर इस समय सुंदर है, सफाई है? देखिए, मैं मूलतः गाँव से आता हूँ, रहता मैं शहर में ही। तो शहर में पिताजी बस गए थे आकर। मेरा गांव नगला पवल है, गांव में भी रहता हूं, गांव में मेरा मकान भी है। मैं खेती करना भी जानता हूं। किसान का दर्द जो है मेरे सीने में है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है निषाद पार्टी, अभी इसको जन्म लिए काफ़ी टाइम नहीं हुआ है। और इस देश के अंदर, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है जो पाकिस्तान से भी काफ़ी बड़ा है, और इस देश को उत्तर प्रदेश ने कई प्रधानमंत्री दिए। लेकिन बात जब शहर की आती है, शहर में हमारी भाजपा गठबंधन की जो सरकार है, अभी आप देखिए, सुरक्षा की बात हो, सड़कों की बात हो, बहन बेटियों की बात हो, काफ़ी मात्रा में जाल बिछाया गया है। जहाँ तक ईटा नगर की बात है, तो ईटा नगर चूंकि एक नगर पालिका परिषद एक स्वायत्तशासी संस्था है, गवर्नमेंट उसको एड करती, पैसा देती कि आप इसको अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करें। काफ़ी मात्रा में साधन संसाधन भी उपलब्ध कराए गए हैं, और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक नगर पालिका की जो चेयरमैन महोदय हैं, उनका एक प्रयास है कि शहर कायाकल्प हो, क्योंकि एक बोर्ड होता है। शहर 25 वार्डों में विभाजित है, और 25 वार्डों में जितने मेंबर हैं, तो सारे मेंबरों की राय जब तक एक राय नहीं होगी, तब तक अध्यक्ष को भी पावर नहीं है कि वो अपने मन से कोई काम कर सके। मैं सर सफाई की बात कर रहा हूँ, जो नालियाँ हैं, आपके सभासद इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर की लोग बात कर रहे हैं, क्या कारण है कि ऐसी बातें चल रही, नाले साफ नहीं हो रहे, गलियां साफ नहीं हो रही, और सुंदर की बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं आप और बीजेपी सरकार गठबंधन की सरकार है।
और जबकि अभी तक किसानों की भी आपने बात करी कि एमएसपी अभी तक लागू नहीं हुई, एमएसपी पे कई किसानों ने जान तक दी, कईयों की हत्या हो गई, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि सुंदर बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश बना है। जहाँ तक सभासदों के इस्तीफे की बात है, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, जनता से हम सीधे जुड़े हैं। जनता ने हमको अपना प्रतिनिधि नामित किया है, चुना है, और जब जनता ने हमको अपना प्रतिनिधि चुना है तो हम अगर अपना इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देने का किसी नेता को इस्तीफा देने से इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं होता है। अगर चेयरमैन से आपका मनमुटाव है या आपके वार्ड में सफाई नहीं हो रही है, ठीक, तो उसका एक नियत प्राधिकारी है, वह जाकर अपना इस्तीफा दीजिए तो आपका इस्तीफा एक्सेप्ट होगा। दूसरी बात, इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई? सबसे पहले तो आप अपने बोर्ड में, आपका बोर्ड है, आप 25 मेंबर हैं, और मेंबर नहीं, मेंबरों का एक संघ है, मेंबरों का संघ है, तो अपने संघ के माध्यम से भी आप बात उठा सकते हैं, चेयरमैन के सामने उठा सकते हैं। शहर के माननीय विधायक हैं विपिन परमार डेविड जी, वो भी नगर पालिका सदन के मेंबर होते हैं, माननीय सांसद भी सदन के मेंबर होते हैं, उनके सामने भी बात उठाई जा सकती है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इस्तीफा जो है एक पॉलिटिकल स्टंट है, और वो इस्तीफा साफ सफाई के लिए नहीं दिया गया है। जहाँ तक साफ सफाई की जहाँ तक बात है, मैं ऐसा नहीं, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ, टहलने भी जाता हूँ। नगर पालिका की जो साधन है, जो संसाधन है, वो अपने स्तर से गाड़ियाँ उनकी चल रही हैं, लेकिन हाँ इतना है, शहर बहुत बड़ा है, और कहीं ना कहीं खामियां रह सकती हैं, और जो भी खामियां हैं, अब चूंकि मैं निशान पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, मेरे एटा नगर में तो सभासद नहीं है, लेकिन जलेसर नगर पालिका में मेरे दो सभासद हैं, और सभासद ही नहीं है, जिला योजना समिति के जो गवर्निंग बॉडी है जिले की, उसके मेंबर। तो अब चूंकि अगला कभी चुनाव आएगा, हमको मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का, हमारी पार्टी को, हमारी पार्टी के सभासद होंगे, तो हम भी, हमारी जवाबदेही होगी। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ, अगर कहीं शहर में कोई गंदगी है तो आदरणीय चेयरमैन साहिबा को वो दिखवाना चाहिए। एक चीज़ मैंने देखा है शहर के अंदर, कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनका बॉर्डर लगता है। जैसे मैं अपनी बात बता दूं, मेरा जो वार्ड है, एक वार्ड 21 लगता है और एक वार्ड 14 लगता है। अब जो भी कर्मचारी आते हैं वो 21 के आते हैं। 21 वाले कर्मचारी मेरे वाले जो वार्ड है, मैनगंज वार्ड है, उसमें सफाई नहीं करते हैं, तो मुझे उनसे अनुरोध भी करना पड़ता है कि भाई आप सफाई करवाइए। जहाँ तक खैर नगर सभासद की बात है, पिछले 5 साल में सभासद की मैंने शक्ल नहीं देखी। ये भी चुनाव हुआ है, इसके बाद मिल्की जैन कोई सभासद है हमारे यहाँ, लेकिन वो कभी देखने नहीं आते। हमको भी चेयरमैन और चेयरमैन प्रतिनिधि जैसी को फोन करना पड़ता है, तब जाकर टीम आती है, वो सफाई करती है। तो जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ, खामियाँ तो हैं, और खामियाँ हैं तो उनको दुरुस्त कराने के लिए हमारा प्रयास है। सर, आप बता रहे हैं खामियां हैं, आज भी मैंने सुबह देखा ठीक तहसील के सामने कूड़ा फेंका जा रहा था, जबकि तहसील के सामने सफाई रहनी चाहिए। आप जिला अस्पताल की बात करिए, जो मेडिकल कॉलेज की, उसके बाहर गंदगी रहती है, जबकि वहाँ नहीं होनी चाहिए। आप ठंडी सड़क पे फौजी पेट्रोल फैक्ट्री के सामने की बात करिए तो वहाँ गंदगी है। शहर में कई जगह मैं आपको गिना दूँ जहाँ गंदगी का भरमार है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि चैनल प्रयास किया जा रहा है। क्या प्रयास हो रहा है? देखिए, आपके माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली, जैसा कि आपने कहा मेडिकल कॉलेज के बगल में भी कूड़ा पड़ा रहता है, तो इसके लिए हम दोबारा हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअल मैंने आपसे कहा ना, हम गठबंधन के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा और किसान पार्टी गठबंधन की सरकार है। हमारा वैसे तो उत्तर प्रदेश में हमारे 11 विधायक हैं, हमारे सांसद भी हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में हमारा दखल है, लेकिन जिला स्तर पर हमारे पार्टी का न तो कोई विधायक है न कोई सांसद है। लेकिन चूंकि सरकार में अगर हम निवेदन कर सकते हैं
यहाँ के जो चेयरमैन है, अगर वो नहीं सुनेंगे तो इस बारे में हम माननीय जिलाधिकारी महोदय को अपनी पार्टी की तरफ से विज्ञापन देंगे, कहेंगे कि शहर में जो महत्वपूर्ण स्थान है मेडिकल कॉलेज, जहाँ गंदगी पड़ी हुई है, जहाँ से संक्रामक रोग फैलने की संभावना है, वहाँ उसको दिखवाएं और ये हिदायत प्रशासकीय अधिकारी को दें। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ जो है किसी प्रकार की गंदगी न करें। सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपसे कि आप एक जिलाध्यक्ष के साथ साथ एक पत्रकार भी हैं, क्यों नहीं कोई पत्रकार जनहित में आवाज उठाता है, जबकि हमारे यहाँ कुछ ऐसी बिल्डिंगें हैं जिसको आज सब मरम्मत की बहुत जरूरत है। आप एक अपना हाथी दरवाजा ले लीजिए, उसके लिए भी कई बार ज्ञापन दिए गए हैं। घंटाघर ले लीजिए, अब क्या मंदिर वाला तालाब ले लीजिए, बगल से लगी हुई धर्मशाला है वो ले लीजिए, और सबसे बड़ी बात एक राजकीय इंटर कॉलेज है जिसकी जर्जर हालत होती जा रही है। उस पर कई लोगों ने प्रयास किया मगर कोई सुनवाई नहीं है, तो उस पर आपके क्या विचार होंगे? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की, और आपने 40 दशक पुरानी याद मेरी ताज़ा कर दी। मेरे पास दैनिक राजपथ अखबार हुआ करता था जिसका मैं ब्यूरो चीफ था, और शहर के जो ठंडी सड़क पर माँ काली का मंदिर है और वहाँ मेला पड़ा करता था, ऐसा गाड़ी चलती थी, तमाम शहर का मेला वहाँ लाकर, कूड़ा की बात छोड़ दीजिए, घरों की जो लेटरिन हुआ करती थी वो भी लाकर वहाँ डाली जाती है। दैनिक राजपथ अखबार में मैंने तमाम लगातार समाचार लगाए थे कि यहाँ गंदगी बढ़ती है। लास्ट में एक खबर मैंने लिखी थी, उस समय चेयरमैन अशरफ हसन साहब थे, कांग्रेस की सरकार थी। मैंने लिखा था चेयरमैन की बेवफाई, मेरी खबर थी। उस खबर को लेकर जो है एटा में एसएसपी एसके रिजवी साहब थे, उस समय उस खबर को लेकर इतना बायबेला मचा। अखबार बढ़ता है दैनिक राजपथ, तो अखबार बढ़ने के बाद मेरे घर पर दूसरे दिन पुलिस वाले आ जाते हैं कि आपको कोतवाल साहब ने बुलाया। तो मैंने कहा भाई चलिए, बुलाया है तो मैं लूँगा जाकर, चलिए आप मेरे साथ चलिए। तो मैंने कहा मैं एक पत्रकार हूँ, मैं मुलजिम नहीं हूँ, तो अगर मेरे खिलाफ कोई मुकदमा लिखा है, कोई सख्त वारंट है तो आप मुझे दिखाइए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैंने आप जाइए, मैं आ रहा हूँ, मुझे कोई संशय हुआ। खैर इतनी देर में वो जाते हैं, 5 मिनट के अंदर मेरे घर के सामने इतना फोर्स लग जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। शायद मैं जब तक जिंदा रहूँगा उस घटना को नहीं भूल सकता। मेरे साथी तमाम उसमें पत्रकार साथी थे, संजीव चौहान जो आज पत्रकारिता कर रहे हैं वो भी मेरे छात्रों संगठन में साथ थे, राजेश क्या नाम है हमारे माथुर साहब हैं वो भी साथ थे, माननीय उत्तर प्रदेश के जो सभापति रमेश यादव जी रहे, इनके भाई दिनेश यादव भी मेरे साथ था, भी हम लोग छात्रवाद संगठन चलाया करते थे, पत्रकारिता भी करते थे। तो उस समय मुझको, मैं एक पत्रकार था और ये समझ नहीं सकता था कि मैं पुलिस मेरे खिलाफ इस तरह का बिहेव करेगी। मैं छत पर चढ़ गया, इंस्पेक्टर साहब आ गए, बोले नहीं आपको हमारे साथ चलना होगा। तो मैंने कहा साहब कोई बात करनी है मुझसे बात करनी है, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और वो मेरे घर में घुसे, अंदर घुस के एंट्री करके मुझे बाहर लाने का प्रयास किया। मेरे घर वालों ने मुझे अंदर खींचा, पुलिस मुझे बाहर खींच रही थी, बहरहाल कुंडी लगाई। उसके बाद मैं किसी तरीके से, क्योंकि एक पत्रकार था और कैसे पुलिस के पत्ते चल जाता, अगर मैं मुलजिम होता तो अपने को सरेंडर कर सकता था, क्योंकि मैं मुलजिम नहीं था। और मैंने सही लिखा था, उसमें लिखा था मैंने मस्जिदों की सफाई, मंदिरों पर मेला, मस्जिदों की सफाई, चेयरमैन की बेवफाई। इस खबर को लेकर मेरे खिलाफ मुकदमा कोतवाली नगर में लिखा गया कि मैंने सांप्रदायिक विद्वेष फैलाया, जबकि हकीकत बात यह है कि कोई सांप्रदायिक विद्वेष नहीं फैला। मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया। उसके बाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन मैं कोर्ट में हाजिर हुआ, मेरी जेल हुई। सर इसका मतलब तो हम ये जाने, अगर पत्रकार आवाज उठाता है उस पर नाम मुकदमा लिखा जाएगा। जैसे आज भी मैं कोई बात आपसे कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ईटे की सफाई को लेकर कर रहा हूँ, जन समस्याओं को लेकर कर रहा हूँ, तो कल मेरे पे भी मुकदमा लिखने की पूरी तैयारी हो सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए जब तक हमारी जो एक एक्ट की बात चल रही है पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, जब तक वो एक्ट नहीं बन जाता तब तक हम असुरक्षित हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश में आप किसी भी जेल में चले जाएं, हर जगह स्टैंडिंग काउंसिल बनी हुई है, डीएम उसका अध्यक्ष है, एसएसपी
उसके मेंबर हैं, जिला सूचना अधिकारी, सचिव व्यक्ति हमारे मेंबर भी होते हैं। लेकिन आप देखिए एटा में कई सालों से उस कमेटी का गठन नहीं हुआ। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी जो आज हमारे बीच में नहीं है, अरविंद गुप्ता जी मानतावाद पत्रकार थे, कहते कहते खत्म हो गए, कहते रहे डीएम से, तमाम लेटर आए, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ। अगर गठन हो जाए, पत्रकार स्थायी समिति का अगर गठन हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कम से कम ज़्यादा नहीं 50% समस्याएं का समाधान हो सकता है। नहीं सर, आपकी बात पर से मैं वाकिफ हूँ और बिल्कुल समर्थन करता हूँ। क्या पत्रकार एकता की बात नहीं कहेंगे? क्या एक पत्रकार के साथ अगर कोई बात होती है तो अगर कोई और भी संगठन है जो पत्रकार चला रहे हैं, क्या वो संगठन एक नहीं हो सकते उस टाइम? देखिए, संगठन एक इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि भारत सरकार का जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, उसकी एक गाइडलाइन में यह है कि वहाँ जो अखबार रजिस्टर्ड होते हैं, वहाँ जो चैनल रजिस्टर्ड होते हैं, उनके ही चीफ एडिटर अपने पत्रकारों को नामित करते हैं। तो प्रशासन जो है उन्हीं लोगों को अपना पत्रकार मानता है। बाकी अभी आपने देखा, जब से ये डिजिटल युग आया है, तमाम यूट्यूबर बन गए, अपने चैनल बना लिए लोगों ने, और वो चला भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया पर मैं समझ रहा हूँ काफ़ी उनको लाइक किया जा रहा है। नहीं, हमारे मोदी जी भी सोशल मीडिया को धन्यवाद देते हैं। अभी जब अयोध्या मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उन्होंने सभी पत्रकारों को, यहाँ तक कि सोशल मीडिया को भी धन्यवाद दिया था। क्या मोदी जी सोशल मीडिया को मानते नहीं है कि वो पत्रकार है? नहीं, मैं वही बात कहने जा रहा हूँ। देखिए, सोशल मीडिया आजकल जो है बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज गति से। और मैं चूंकि एक राजनीतिक पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, पत्रकार भी हूँ, सोशल मीडिया पर खबर पहले आती है और वास्तव में जो पत्रकार है उनके पास वो खबर बाद में पहुंच पाती है। तो हमारा ये मानना है कि सरकार, केंद्र सरकार का निर्णय है, केंद्र सरकार को चाहिए कि सोशल मीडिया जो है, इसको, सोशल मीडिया को किसी भी तरीके से कोई भी कानून बनाकर इसको अपने स्तर से सूचना प्रसारण मंत्रालय मान्यता दे और इनको पूरे भारत में लागू करें। चूँकि ये काफ़ी एक्टिव लोग हैं और जहाँ पत्रकारों की एक्टिवनेस की बात है, तमाम की सुरक्षा की भी बात आती है, उनको सुरक्षा भी दी जाए। सर, इसी पे मैं कहूँगा, जैसे कहा जाता है जहाँ जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ऐसे ही जहाँ पत्रकार नहीं पहुँच सकते वहाँ सोशल मीडिया पहुँच जाती है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोशल मीडिया जो खबर दिखाती है वो आपसे पहले दिखा देती है, और वो सोशल मीडिया की खबर को या तो आप चैलेंज कीजिए गलत है, जब वो गलत नहीं है तो उस पर कार्रवाई क्यों? देखिए, सोशल मीडिया का मतलब है, जब से डिजिटल युग बना, ये जितने मोबाइल हैं 4G, 5G, 6G, ये मैं समझ रहा हूँ हर घर में पहुँच चुके हैं, हर घर में पहुँच चुके हैं। और आज के दौर में हर घर में जो भी व्यक्ति रहता है, एक व्यक्ति वो कहीं ना कहीं मीडिया से कनेक्ट है, भले ही वो मीडिया में नहीं है, लेकिन वो मीडिया से कनेक्ट है। तो जहाँ भी कोई घटना होती है, हर घर में मोबाइल है, तो वहाँ तुरंत उसका वीडियो बना लिया जाता है, और बनाने के बाद जो भी मीडिया का संबंधित व्यक्ति उससे कनेक्ट है, तो तत्काल उसको सेंड करता है, और वो खबर जो है तुरंत एकदम पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे जिले में सोशल मीडिया पर आती है। ऐसा नहीं कि सारी खबरें झूठ होती हैं, कहीं खबर जो चलती है उसमें कहीं ना कहीं सत्यता होती है, लेकिन अधिकारी लोग, क्योंकि ये यूट्यूबर अभी इनको मान्यता नहीं मिली है, इसलिए अधिकारी लोग उन पर ज़्यादा संज्ञान नहीं लेते। लेकिन एक और बात बता दूँ, एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते शायद आपको को जानकारी नहीं, सोशल मीडिया की जितनी खबर, भले ही प्रशासन कुछ भी कहे, लेकिन प्रशासन सोशल मीडिया की सारी खबरों को बड़ा गौर से देखता है और अपने स्तर से बारीकी से इसकी समीक्षा भी करता है और उसमें कार्रवाई भी करता है। लेकिन वो ये शो नहीं करता कि आपके द्वारा ये खबर चलाई गई है, सही है, गई है, ना वो आपकी पीठ उठवाता है, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से सोशल मीडिया की खबर को देखता है, समीक्षा करता है, उसमें कार्रवाई भी करता है। जहाँ तक मेरा पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है, चलो गाँव की हो, तो मैं आपको बता दूं, 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा आपसे। देश के आज़ाद होने के बाद हम जिस कम्युनिटी से आते हैं, हम कश्यप महाराजा गुराज संगमेरपुर के जो महाराजा थे वो हमारे वंशज है। हमारा 18% वोट है, हमारा 18% वोट है कश्यप मिश्रा समाज का, और हम पूरे देश के अंदर पाए जाते हैं। ऐसा कोई गांव नहीं
जिस गांव में हमारा एक या दो घर न पाया जाता। अधिकांशतः हम लोग जल, जंगल, जमीन, जहाँ भी जल क्षेत्र है पृथ्वी के चारों ओर, वहाँ हम पाए जाते हैं। कहीं हम आदिवासी कहे जाते हैं, कहीं हम कश्यप कहे जाते हैं, कहीं हम रायबार कहे जाते हैं, कहीं हम धोया कहे जाते हैं, कहीं हम तोमर कहे जाते हैं, कहीं हम जल छत्री कहे जाते हैं। बॉम्बे में आप चले जाइए, वहाँ बहुत बड़े बड़े शिप, अरबों रुपये का व्यापार हमारे लोग करते हैं। ऐसा नहीं है। कहीं हम लोग बहुत ही वंचित हैं, कहीं हम लोग बहुत ही वंचित हैं, हैंड टू माउथ लोग हैं। हमारी सबसे बड़ी आबादी, हमारी 524 उपजातियाँ हैं इस पृथ्वी पर। सबसे ज़्यादा जातियाँ हमारी कृष्ण मिश्रा समाज की। 18% लोग होने के कारण हम लोगों को मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने डिवाइड कर रखा है। जिस दिन हम एक हो जाएंगे, हमारा प्रयास है निषाद पार्टी का, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसी पार्टी नहीं थी, ऐसा कोई नेतृत्व हमें नहीं मिला था। आज महामना डॉक्टर संजय निषाद जी के नेतृत्व में हमको एक ऐसी पार्टी मिल गई है, निषाद पार्टी, जिसके बैनर तले, जिसकी छत के नीचे उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश का कृष्ण मिश्रा समाज एकजुट हो रहा है। सिर्फ इसलिए कि 12% वाले यादव समाज के लोग 4 बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, 8.5% वाले जाटव समाज के लोग वो भी 4 बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और हम 18% के लोग आज तक भटक रहे हैं। हमें आरक्षण की बात है, बाबा साहब ने हमको आरक्षण दिया। उत्तर प्रदेश में 66 अनुसूचित जातियों में 5 जाति, 6 जाति हमारी अनुसूचित जाति में है, लेकिन हमको आरक्षण नहीं मिल रहा। हमारी लड़ाई जारी है, और आने वाला जो 2027 का विधानसभा जो चुनाव है, 2027 को लेकर हमारी पार्टी ने हमको निर्देश दिए हैं, चलो गांव की ओर। तो हम इस समय गांव हमारी 4 विधानसभा में है, चारों विधानसभा में चलो गांव की ओर अभियान लगाकर हम चौपाल बैठ के कर रहे हैं, और अपनी पार्टी से 1, 2 नहीं लाखों लोगों को, जो हमारे लोग एटा जनपद में रहते हैं, उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी जो 167 सीटें हमने चिन्हित की हैं उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के द्वारा, उनको हम गठबंधन के तहत डिमांड करेंगे कि 167 सीटों पर निषाद पार्टी को उसके चुनाव चिन्ह पर हमारे प्रतिनिधि लड़ाई जाए, और आगे पार्टी हाईकमान जो डिसीजन लेती है। सर, मैं आपके साथ पूरी बातों से सहमत हूँ। एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगा। जैसे आपने शहर पे भी कहा कि हाँ कुछ खामियां हैं, और जो मैंने आपको बताया था कि जैसे राजकीय इंटर कॉलेज हुआ और जो समस्याएं, उनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। तो मैं ये चाहूँगा, जो हमारे किसान है, किसान की MSP की बात करते हैं, कई संगठन हैं, उन पर भी आप देखिए, आप पत्रकार भी हैं, आप एक पत्रकार की दृष्टि से भी सोचिए कि जो समस्याएं मैं उठा रहा हूँ, जो बातें मैं जन समस्याओं की बात कर रहा हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी करना चाहिए और हर एक पत्रकार भाई को भी करनी चाहिए, इस जन समस्याओं को लेकर एकजुट होना चाहिए? आपकी जो बात है, मैं आपके साथ खड़ा हुआ। वास्तव में शहर की जो समस्याएं हैं, मैं आपको फिर पुनः दोहरा रहा हूँ, शहर की जो समस्याएं हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता बजट नहीं होता, गवर्नमेंट से पैसा नहीं आता, और पैसा न आने के अभाव में जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनके वेतन के भी डाले पड़ जाते हैं। सारे काम पैसे से होते हैं। अब आप ये सोचें खाली जो बोर्ड गठित हो गया, बोर्ड काम करा दे, तो ये संभव नहीं है। उसके अंदर पैसा भरपूर आ रहा है। इस बार तो दीपावली का बोनस भी एडवांस में मिला है। देखिए, आपने कहा बात सही है, दीपावली का बोनस तो हर साल कर्मचारियों को मिलता है, हर साल मिलता है, और दीपावली पे गवर्नमेंट कुछ भी करती है। लाइट भी आपने देखा होगा 24 घंटे के लिए जाती नहीं है दीपावली पर। तो कुल मिलाकर शहर की जितनी भी अव्यवस्थाएं जो हुई हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, इनको सुधारने की गुंजाइश है। मैं निषाद पार्टी की ओर से, आपके चैनल की ओर से, मैं जो नगर पालिका की अध्यक्षा हैं, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो जो भी समस्याएं शहर के अंदर हैं, गंदगी है, ये जो समस्याएं नागरिकों को आ रही हैं, खासकर बरसात में मैंने देखा है, बरसात जब होती है तो नालियाँ एकदम उफान पे आते हैं, पूरा शहर तालाब के रूप में तब्दील हो जाता है। सर, नगर पालिका खुद तालाब बन जाती है। वही मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो मैं उनसे अपनी पार्टी की ओर से अनुरोध करूंगा कि आने वाले उनका जो कार्यकाल है, उसमें शहर का बिल्कुल शहर को रमणीक बना दें, और जो शहर के अंदर जो मेहता पार्क जिसको पैसा स्वीकृत हो चुका है, उसको भी काफी विलम्ब हो रहा है। मेरे आपके चैनल के माध्यम से उनसे मेरा अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी, जितना भी जल्दी हो सके, कुछ ऐसा कर जाए शहर के अंदर, ताकि लोग ये याद रखें कि हमने भाजपा की चेयरमैन सुधा गुप्ता को चुना था। भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है, और सुधा गुप्ता जी ने जो कार्य किए
वास्तव में उनका गुणगान करने लायक हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो भी समस्याएं हैं उनको शीघ्र ही अपने स्तर से दूर कराने का प्रयास करें। जय विशाल। ये थे हमारे साथ एक पुराने कांग्रेसी कहें, पत्रकार कहें या जिला अध्यक्ष कहें, भाई का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने सहयोगी के साथ मैं अमित गुप्ता